नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के दर्शकों और पाठकों से मैं बातचीत के इस सिलसिले में आज फिर मुखातिब हो रहा हूं। आज हमारे साथ यहाँ पर एक बिल्कुल ही अलग खास जानकार हैं, सुनील शकधर। सुनील शकधर कश्मीरी पंडित हैं। उनको किन हालातों में कश्मीर छोड़कर निकलना पड़ा था, ये बहुत से लोगों को अंदाज होगा। जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से हटाया गया, धमकी देकर वहां से निकाला गया, उनमें लोगों ने हिफाजत के लिए खुद ने कुछ छोड़ा। तो सुनील शकधर दिल्ली में बसे हुए हैं और वो कश्मीरी पंडितों की कम्युनिटी के लिए काम करते हैं लगातार। तो मैंने अपने कुछ कश्मीरी पंडित दोस्तों से पूछा था कि मैं कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं तो कौन मुझको सबसे जानकार मिलेंगे। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझको सुनील शकधर का नाम बताया था। मैं उनका ज्यादा लंबा परिचय दूं, इससे अच्छा यह है कि उनसे बातचीत के दौरान ही हमको उनके बारे में पता लगेगा। सुनील, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्कार। सुनील, मैं ये जानना चाहता हूं 1990 के आसपास जिस वक्त कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर निकलना पड़ा था या उनको वहां से निकाला गया था, आप उस वक्त कहाँ थे? देखिए, मैं उस टाइम दिल्ली में था। और जब हम 25 दिसंबर 1989 को एक मीटिंग कर रहे थे दिल्ली के अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑल इंडिया कश्मीर समाज, जो हमारा था, एंड कश्मीरी समिति दिल्ली मीटिंग कर रहे थे। तो हमें खबर आई कि कश्मीर में हालात बहुत खराब हो रहे हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पता लगा कि वहां पे हालात बहुत खराब है। तो वहां से एकदम मैसेज आई हमको कि वहां पे कश्मीर में लोग आज कश्मीर में जला रहे हैं, हब्बा कदल जला रहे हैं, रैनावारी जला रहे हैं, सोपोर जला रहे हैं, साउथ कश्मीर अनंतनाग जला रहे हैं। हम उसी टाइम बैठे रहे और उस टाइम हमें बहुत परेशानी हुई और हमने एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बनाया। मगर उस टाइम क्या प्रॉब्लम हुई थी कि उस टाइम फारूक अब्दुल्ला और 5-7 नवंबर को, दिसंबर का कुछ फर्स्ट वीक था जब हमने छोड़ दिया था, और गवर्नर साहब जगमोहन जी को जाना था वहां पे। हम काफी परेशान रहे। डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे मिलने के लिए, बॉम्बे से, बेंगलोर से, जो कश्मीरी पहले के निकले हुए थे। जी 1947 में, 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 62 की लड़ाई में, जो जी निकलते बसते जा रहे थे वहां से निकल रहे थे। बिकॉज ऑफ अपीसमेंट कई प्रॉब्लम थी, उनको थ्रेट आ रही थी, तो वो पहले भी निकल रहे थे। तो ये किसी को नहीं पता कि कश्मीरी पंडितों को 1965 में भी निकाला गया, 1971 में भी निकाला गया। 1986 में जब साउथ कश्मीर को जला दिया गया था, पूरा मंदिर, 300 मंदिर जला दिया था, उस टाइम काफी कश्मीरी पंडित साउथ कश्मीर से निकल के दिल्ली और दिल्ली के आसपास आके बसने लगे थे। वो जी बड़े डर था। फिर 89 के अंदर एक पूरा हुआ था, मगर उसके पहले 14 सितंबर 1989 को एक हमारे कार्यकर्ता थे, एक बहुत बड़े लीडर थे, जो सीनियर मोस्ट माने जाते थे, टिकालाल टकलू, एडवोकेट थे बाय प्रोफेशन। जी उनको उन्होंने खुले आम गोली मार दी थी। उसके बाद, उनके मारने के बाद, प्रेमनाथ भट्ट को मार दी थी अनंतनाग के बाद। उसके बाद उन्होंने सरला भट्ट को मार दी थी। उसके साथ जस्टिस नीलकंठ गंजू को मार दी थी। तो ये सिलेक्टिव किलिंग जो हो रही थी, उसी के अंदर एक फिर थोड़े दिनों के बाद पता लगा कि लसा कौल को मार दिया, जो डायरेक्टर दूरदर्शन थे। उसके बाद थोड़ी देर पता लगा कि सर्वानंद प्रेमी को अनंतनाग में मार दिया, जो पोएट थे वहां के। ये सिलेक्टिव किलिंग्स की वजह से हम बड़े परेशान हो गए इंडिया के अंदर। हमने यहाँ पे बड़ी कोशिश की मिलने की अथॉरिटी से, मगर अथॉरिटी कोई थी नहीं, क्योंकि उसके रीजन थे कि वीपी सिंह साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और हमें पता नहीं चला था। 15 दिन के बाद, आफ्टर जस्ट 15 डेज के बाद, 15-20 दिन की बात है, 19 तारीख की रात को जब मैसेज आने लगे मस्जिदों से और सड़कों से कि आप अपनी बहनों को छोड़ दो, माओ को छोड़ दो, और कश्मीर, यहाँ से कश्मीरी पंडित आप चले जाओ यहाँ निकल, उसी रात को सारे लोग डर के मारे और बंदूक के डर से, रेप के डर से, क्योंकि उनके दिमाग में था कि सिलेक्टिव किलिंग 6 महीने में बहुत लोगों की हो गई है, और टॉप लीडर्स की हुई है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स की हो गई है, टॉप जजेस की हो गई है। तो उन्होंने उस बात को हटा देख के हुए वहां से लोगों को निकालना शुरू किया, और निकल गए, वहां से निकलना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम निकले हैं, हमें थ्रेट में निकाला गया, जी हमारे को पूरी प्लानिंग में निकाला गया। जी थ्रेट और प्लानिंग, ये दोनों बड़ी मिक्स थी। मैं कहता हूं ये पाकिस्तान की साजिश थी, बट वहां के लोकल लोग भी उनको उस टाइम सपोर्ट कर रहे थे।
वो जो लोकल लोग वहां पे उस टाइम सपोर्ट करते उसके, क्योंकि देखिए कोई भी परिवार अगर किसी परिवार के साथ रहेगा, जब उस परिवार साथ वाला पड़ोसी उसको सपोर्ट करेगा तो तीसरा आदमी आपके घर में पत्थर भी नहीं मार सकता। जी वो जो सपोर्ट वहां पे की, उस सपोर्ट ने उनको मिलिटेंसियों का, जो वहां आए हुए थे जिहादीज आए हुए थे, मिलिटेंसी आए हुए थे, उनका हौसला बढ़ाया। उस हौसला बढ़ने की वजह से हमारे को वहां से निकलना पड़ा। दिस ये इज व्हाट इज द स्टोरी। जी कम्युनिटी के और इट इज 19 जनवरी एंड 20th मॉर्निंग, 20th जनवरी मॉर्निंग, हम्म, उसी टाइम। अब मैं फिर बता रहा हूँ, 20 जनवरी की सुबह जब हमको ये मैसेज 11-12 बजे फिर दोबारा आई, उसी टाइम, उसी दिन हम होम सेक्रेटरी शिरोमणि शर्मा के पास गए। हम्म, हमने कहा, तब थे होम सेक्रेटरी शिरोमणि शर्मा, और दिल्ली के अंदर कोई भी सीनियर लीडर था, मधु दंडवते थे जो अपने घर में थे, उनको हमने घिराव किया जाके। वहां घिराव करने के बाद 20 जनवरी को हम, राजीव गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस टाइम, वो हार चुके थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, हम उनके घर पे गए थे कहने के लिए। हम ये तीनों, हमने प्रक्रिया पूरी की थी, गवर्नमेंट में भी गए, लीडर ऑफ अपोजिशन पे भी गए, और उसको हमने मैसेज किया हिंदुस्तान को। वो बीडी पांडे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, हमने मैसेज किया लिखित में, और डेलीगेशन जो दिन लोग आए थे, 200, 250, 300, 400 आदमी इकट्ठा हुए, और हम उनके घर में घेराव किया कि कश्मीर को बचाओ, कश्मीरी को, पंडितों को बचाओ, नहीं तो कश्मीर आपका पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान मुस्लिमाइजेशन स्टेट हो जाएगा, और ये आप देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं रहेगा। मगर उसमें जो कार्रवाई करने में जितना देर लगा, निकलते निकलते लोग निकल के आ गए। दिस इज द करेक्ट एंड ट्रू स्टोरी ऑफ दिस जी सिचुएशन। इस वक्त जगमोहन को कितना वक्त हो गया था कश्मीर संभाले जगमोहन हुए? दो जगमोहन को 2 ही दिन, 2-3 दिन पहले ही आ गए थे वो वहां पे। अच्छा अच्छा, दो तीन यानी ये हालात बिगड़े थे तो उनको भेजा गया था। हाँ, उनके हालात बिगड़े थे, उनको भेजा गया था। उसी पे ऑब्जेक्शन थी, पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन, उनको आना नहीं चाहिए करना, क्योंकि वो सेकंड टाइम गवर्नर जा रहे थे। मतलब देयर आर मेनी थिंग्स। फिर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वीपी सिंह को बाहर से सपोर्ट कर रही थी, हाँ तो हमने एल के अडवाणी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, और उनका, मगर हमारा उस टाइम जो गॉड फादर रहा, मैं आपको सही बताऊं, जो उसने बहुत काम किया, जो हमारे कंधे से करना, वो था केदारनाथ साहनी। ही हाँ वॉज ही वॉज प्योर ए नेशनलिस्ट। ही वॉज, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बट ही वॉज ए प्योर ए कश्मीरी पर्सन। वहां कश्मीर से रहते थे, कश्मीर से आए थे, क्योंकि पाकिस्तान से आए थे। उनमें एक नेशनलिज्म था अंदर से कि ये हमारे पंडितों का खराब हो गया और सारे आ गए। उनको दूरदर्शी थी, उनको समझ आ गया था कि भाई ये चीज आगे खराब होने वाली है। तो ये सब चीजें उस टाइम एक्यूमुलेट हुई। मगर फिर हमारे को ये जरूर बात है कि राजीव गांधी ने फोन किया था वेंकटरमन को कि ये डेलीगेशन आ रहा है, इनसे मिला। तो हम 22 या 23 जनवरी 1990 में मिस्टर वेंकटरमन प्रेसिडेंट थे, उनसे मिलने गए। उनको भी हमने हालात के बारे में, मगर हालात सुधरे नहीं, संभल नहीं पाए, आर्मी भी नहीं कुछ कर पाई उधर। आर्मी ऑल्सो कुड नॉट हेल्प एट दैट टाइम, बिकॉज उनकी जो प्लानिंग थी, पूरी जो प्लानिंग थी उनकी, पाकिस्तान के साथ मिलके और लोकल के साथ मिलके जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग उनकी सक्सेस हो गई। वो प्लानिंग को सक्सेस कर लिया, और दे वांटेड टू टेल देम कि ये कश्मीरी पंडित निकल गए, ये पूरा मुस्लिमाइजेशन स्टेट हो गया। दिस वाज द ट्रू स्टोरी ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये इस प्लानिंग की नीयत आपको क्या लगती है कि वहां पे केवल मुस्लिम रह जाएं बाकी चले जाएं, ऐसी नौबत थी? नहीं, इसमें इसमें वेरी क्लियर बात है कि मुस्लिम मुस्लिम को पूरा सपोर्ट था। पाकिस्तान के जो लोग आए थे वहां पे, जो जिहादीज आए थे, बाहर से आए थे, उनको मुस्लिम का बहुत सपोर्ट था, बहुत ज्यादा सपोर्ट था। और उन्होंने उस हालात को बिगड़, क्योंकि उनको भी डर था कि बंदूक उनके सर पे भी रखी थी, मुस्लिम के भी सर पे रखी हुई थी बंदूक पे। अच्छा जब मुस्लिम के सर पे बंदूक रखी थी तो वो भी क्या करते, वो भी हाँ उनको सपोर्ट करते। बट मेरे को हैरानी है, उस टाइम की पॉलिटिकल पार्टी जितनी थी, हम्म, उनको भी कुछ करना चाहिए था, तो हम्म। वो भी नहीं कर पाए वो जो करना चाहिए था काम। Political parties also have failed India, failed Kashmir totally at that time. ये उस वक्त कश्मीर में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज तीन मुझको याद पड़ती हैं, कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और पीडीपी थी, नहीं, पीडीपी बाद में आई थी। बाद में आई। पीडीपी बाद, ये दो पार्टियां इंपॉर्टेंट थी, कांग्रेस और थी। मगर यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन कर दिया था इन गुस्से में, बिकॉज ऑफ जगमोहन की एंट्री की वजह से। मगर फारूक अब्दुल्ला ने, जो आप बोलते हैं, वो जो मैं सुनता हूं कि भाई हमने लिखा था, हमने लिखा था, अब हमें उसके बारे में नहीं पता है। बट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बीडी पांडे, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ दिस कंट्री, शुड हाँ हैव टेकन दी
फ्लू फ्रॉम द सिचुएशन एंड वुड हैव सीन कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित अपनी ओरिजिनल मदरलैंड से ना निकले वहां से। हाँ। वो निकल गए, वो बहुत बड़ा एक त्रासदी है, बहुत बड़ा एक, ये बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है हिंदुस्तान की। सुनील, एक बात बतलाइए, जगमोहन के बारे में दो तरह की बातें कही जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ें, ये फैसला जगमोहन ने लिया था। दूसरा ये कहा जाता है कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों की हिफाजत के लिए उनको जम्मू भेजा था। देखिए, दोनों चीजों में, दोनों चीजें उस टाइम ट्रांसफर हुई थी। अब उस टाइम ये कहने की बातें हैं, जो उस टाइम वहां पे लोग थे न जगमोहन उनसे मिले तो थे नहीं। जगमोहन से अगर मिलने गया था वो थे मिस्टर हैदरनाथ जत्तू, एक जत्तू साहब लीडर थे, वो कश्मीर में थे, वो दिल्ली दिल्ली आए हुए थे, उनको हमने कश्मीर वापस भेजा जहाज से, यहाँ से इमीडिएटली वो वहां गए थे और उन्होंने जाके उनसे बात की थी। जब उन्होंने उनसे बात की थी तो उनको ये लग रहा था कि मैं मिल्टन सी को ठीक करना चाहता हूं, मैं सबको, मैं हिफाजत रखना चाहता हूं, कश्मीरियों को हिफाजत देना चाहता हूं। अब ये इसके ऊपर दो बातें हैं, इसके मैं कंटेस्ट पे नहीं जाना चाहता क्या हुआ, अल्टीमेटली अगर मैं गोल देखूं, कश्मीरी पंडित को ना कोई बचा सका, वहां रख सका ना, वहां बचा सका ना, उनका टेंट, अगर वो कैंप वहीं बना देते बादामी बाग में, हो सकता हम वहां से ना निकलते। मगर हम हमारी जान को देख के, औरतों को और मर्द का जो थ्रेट आया था कि अपनी औरतों को छोड़ दो, उस हिसाब से ये ठीक हुआ कि हम वहां से निकल के आ गए। नहीं तो कत्लेआम, जो गिन गिन के चुन चुन के मारे कत्लेआम, करीब मैं तो कहता हूँ कत्लेआम 10-15 हजार लोगों के ऊपर हो जाता, कत्लेआम तो बहुत हो जाता। जी। ये तो हो सकता। ये जगमोहन के बारे में दोनों तरह की बातें हैं कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बचाने के लिए किया, और अब चूंकि हो गया है इसलिए ऐसा भी मानते हैं कुछ लोग कि वो फैसला सही नहीं था। वहां से एक बार बाहर उस वक्त नहीं निकले होते तो शायद वहां बसे रह जाते। वो अगर बादामी बाग पे रख लेते और हमें कॉर्डन कर लेते, हो सकता हम बच जाते। बट जी। ये है कि आर्मी भी, मैंने कहा ना, एकदम कुछ नहीं कर पाई, बिकॉज क्लियर विजन नहीं था उस टाइम के प्रधानमंत्री का। अगर वो क्लियर विजन हो जाता वीपी सिंह साहब का, जी। और तो हो सकता है इसमें बचाव हो सकता था, मगर वो क्लियर विजन नहीं हो पाया प्रॉपरली। जी। फिर उसके बाद स्टोरी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि 1986 में जब साउथ कश्मीर में मंदिर जलाए थे, जी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी कश्मीरी समिति, जो दिल्ली की 1953 की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ये सारी हेल्प कर रही थी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रही थी। 86 के अंदर भी जब हुआ था, तो हमने दिल्ली से एक जहाज लिया था, और इंडियन एयरलाइंस का आरिफ मोहम्मद खान सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, और राजीव गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें दिया था। हम जहाज में राशन लेके गए थे यहाँ से कश्मीर, साउथ कश्मीर में देने के लिए। मतलब ये सिचुएशन 86 से स्टार्ट हो गई थी, और इंटेलिजेंस फेलियर चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से होगी, जब तक कि अल्टीमेटली उन्होंने एक हिस्सेदारी, जो कश्मीर की हिस्सेदारी है कश्मीरी पंडितों की, उनको जमीन से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। जी। ये इंटेलिजेंस फेलियर बहुत जबरदस्त थी, जो जिस वजह से हम आज, कश्मीरी पंडित बाहर तो आ गया, पर हिंदुस्तान भी सफर कर रहा है सर। हाँ। एक स्टेट मुसलमाइजेशन हो गया, और हाँ। एक स्टेट के अंदर आज की डेट में कश्मीरी पंडित वहां पे रहते नहीं है। ये हाँ। बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है देश के हाँ। लिए। हाँ, जाहिर है। मैं सुनील एक चीज समझना चाहता हूं, आपने कहा 86 से ये सिलसिला शुरू हो गया था, टेंशन बढ़ना शुरू हो गया था। तो जिस वक्त 1990 में जगमोहन पहुंचे उसके पहले तक तो फारूक की गवर्नमेंट थी वहां पर। हाँ, तो 76, फारूकी तो गवर्नमेंट। तो 86 से 90 के बीच शायद फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट रही होगी। फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, करेक्ट। तो ये उस गवर्नमेंट का भी फेलियर था कि वो वहां पे जज नहीं कर पाए या एक्ट नहीं कर पाए। 100%, 100% उनका भी फेलियर था, उनका भी फेलियर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फेलियर था। हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, क्योंकि हमारा कश्मीर इज ए बॉर्डर स्टेट, बिल्कुल। and border state is always been monitored by the authorities of India, that is called IB and Intelligence Bureau. They should have seen all these things, they should have assessed what is happening there, why is this happening. और जब 1920 को लोकल मस्जिदों से आवाज आने लगी कि अपनी माँ और बहनों को छोड़ दो, तो ये तो बहुत बड़ा एक डिफीट है, इंडिया की डिफीट कर दी उन्होंने विद इन इंडिया, हाँ। डिफीट विद इन इंडिया हो गया। हाँ, एक एक चीज बतलाइए सुनील मुझको, कि वहां से जब कश्मीर से निकले, श्रीनगर और दूसरे शहरों से निकले, तो जम्मू लाकर लोगों को वहां पे रिलीफ कैंप्स बनाए गए थे, ऐसा ही नहीं, हुआ था ना?
जम्मू से जब लोग जब निकले तो पहला पड़ाव जम्मू में था। हाँ और जब पहला पड़ाव जम्मू में था तो जम्मू की अथॉरिटी को, कश्मीरी सम्मति एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे बड़ी एक्टिवली काम कर रही थी, जिसके मेंबर बहुत पुराने लोग रह चुके थे, लाइक एम एन कौल फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, एस एल शक्कर जो फर्स्ट वो भी इनके प्रेसिडेंट रह चुके थे, हैदरनाथ कंजरू साहब वो थे, कारजू साहब, वो बहुत मेंबर थे। हाँ एंड सीनियर मोड जो ब्यूरोक्रेसी में वो उसकी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और सारे यंग लड़के काम कर रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत शोर मचाया, क्योंकि 86 का जो शोर है वो एक यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दिल्ली में निकली थी, जिसमें एक रैली निकली थी, करीब 5-6 हजार आदमियों की रैली निकली, तो राजीव गांधी के घर में जाके खत्म हुई थी, और वहां पे बताया था। तो ये एक वही अपना दिल्ली में क्रिएट हो गया था, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री के स्टेटों में भी हो गया था, जहां जहां कश्मीरी रहते थे, तो मैसेज गई थी। तो उन्होंने पहला पड़ाव जो डाला वो जम्मू में डाला। तो जी जम्मू में मुझे अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जम्मू में टेंट डाल दिया, हाँ टेंट में रखा। हम्म, जब टेंटों में रखा तो वो करीब जम्मू सिटी से करीब 13-14-15 किलोमीटर दूर जगह थी, जहां पे उन्होंने को टेंटों में रखा। वहां पे जी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के पास इतनी थी नहीं, नहीं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब थे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट थे नहीं, जगमोहन साहब थे, तो उन्होंने वो अरेंजमेंट करवाया होगा एज ए गवर्नर, उन्होंने क्या करवाया कि भाई इनको हेल्प करो करो। सेकंड पड़ाव जो सबसे बड़ा पड़ा वो दिल्ली में पड़ा, क्योंकि क्योंकि सिंस कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन समिति के नाम से जो वहां पे कर रही थी काम, तो लोग यहाँ आ गए। तो हमारा एक यहाँ पे दिल्ली के अंदर कश्मीर भवन है, जिसके अंदर लाखों आदमी आके रहने लग गए, वहां पे लाखों आदमी। तो जब वहां पे सेकंड पड़ाव दिल्ली में आके पड़ा, सेकंड पड़ाव दिल्ली में आके पड़ा। जी जब दिल्ली में पड़ा तो हमने उस टाइम बहुत कोशिश की मिनिस्टरों से मिलने की, यहाँ पे अथॉरिटी से मिलने की, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी, मगर हमें वो सक्सेस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, जो बाय। तो पहला पड़ाव जम्मू पड़ा, सेकंड पड़ाव दिल्ली में पड़ा, ये दो पड़ाव बड़े इंपॉर्टेंट पड़े, ये हुए। जी अब सवाल इसमें एक बात का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनील जी, मेरे को बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या उस टाइम के लिए, जनवरी 20 से लेके मार्च 13 तक, हाँ जनवरी 20 से लेके मार्च 13 तक हाँ एक भी आदमी का नाम रजिस्टर नहीं हुआ, कि कोई कॉपी नहीं बनी, कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड, मतलब रजिस्ट्रेशन नाम नहीं बना, कितने पलायन कर गए, कितने लोग कहाँ रह रहे हैं, कोई हिसाब किताब, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ नहीं था। टोटल फेलियर था वीपी सिंह गवर्नमेंट का, टोटल फेलियर था। आई एम टेलिंग यू, टोटल फेलियर था, इवन इंक्लूडिंग द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। देयर फेलियर वाज आल्सो टोटल, बिकॉज दे हैव आल्सो सेट टेकन ए बैक। उनको भी लगा था कि ये क्या हो गया देश के अंदर, कि कश्मीर जैसी, मैं भी कश्मीर कर दूं। तो एक जब कोई प्लान होता है या कोई आदमी निकलता है या निकाला जाता है, एक हिसाब किताब होता है, वो हिसाब किताब नहीं बना। दिल्ली के अंदर कम से लाल किले से कम रैली, इंडिया गेट के ऊपर कम से कम फरवरी और मार्च के अंदर कम से कम 8-10 रैलियां हुई। उस रैली के अंदर, वो रैली जब हमने की तो हमारी वो जो ऑर्गेनाइजेशन बताई थी कश्मीर की, कश्मीर समिति, उसके अंदर वो कर रहे थे। तो वहां पे सारे लीडर मिले आपस में, कश्मीरी पंडित मिले, लीडर नहीं मतलब सोशल वर्कर जो एक्टिविस्ट काम कर रहे थे। लीडर तो कोई था ही नहीं कश्मीरियों में, कोई लीडर तो फ्रंटों में लीडर तो कोई था ही नहीं, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं थे, कोई जी हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, कोई हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर, नाइदर इन पार्लियामेंट नॉर इन स्टेट। अच्छा जब वो था नहीं तो हमने अपने एक्टिविस्ट मिलके, कश्मीरियों मिलके किया। मैं एक मिनट में इस बात को समझना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और कश्मीर की असेंबली, इन दोनों में कश्मीरी पंडित नहीं थे? कोई कश्मीरी पंडित आज, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी आज तक। 1990 में कोई कश्मीरी पंडित इन दोनों हाउसेज में नहीं थे? कोई कश्मीरी पंडित नहीं था, ना उधर था ना असेंबली में था। अच्छा सिर्फ एक आदमी थे, प्यारेलाल हंडू जी बने थे, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट के अंदर एक लॉ मिनिस्टर थे। जब फारूक अब्दुल्ला ने छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली उन्होंने भी छोड़ दिया, वो भी हटे गए, तो कोई नहीं था हमारे रिप्रेजेंटेटिव। मैंने आपको एक नाम बताया, केदारनाथ सानी, जो जी एज ए ह्यूमन, एज ए जी पर्सन, एज ए नेशनलिस्ट, उसने हमारी हेल्प की उस टाइम। मैं हाँ, आपको सही बोलना हाँ, बेटर होता है देश के सामने, जी सही बात करनी पीपल ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए था। जी उसके बाद एक चीज और हुई, जब जब कुछ नहीं हुआ, डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, तो 9 मार्च को वीपी सिंह ने एक मीटिंग बुलाई लोगों की, और 13 मार्च को जॉर्ज फर्नांडिस को कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया 1990 में। हाँ 13 मार्च को, हम्म, 13 मार्च को शाम को 7 बजे, 14 मार्च को
जॉर्ज फर्नांडिस साथ कश्मीरी माइग्रेंट कैंप कश्मीर भवन में आए मिलने के लिए कश्मीरियों से। 15 मार्च को उन्होंने कश्मीरी समिति को बुलाया, जो वहां की समिति बनी थी उनको बुलाया, और बुला के उन्होंने उनको नोडल एजेंसी बना दिया और एक JNK अफेयर्स डिपार्टमेंट अपॉइंट कर दिया क्या होम मिनिस्ट्री के अंदर, और अच्छा। जिसके अंदर नोडल, उसी के अंदर उसी दौरान में जितने वहां कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट सर्वेंट काम करते थे दिल्ली के अंदर जी। उनको रिलीव कर दिया गया, और हम्म। उनसे ही हेल्प पाने के लिए गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि आप हमें हेल्प करो, हमारी मशीनरी खराब हो गई, हमारी मशीनरी नहीं है। तो हाँ। दे गॉट रिलीव फॉर 2 years टू सर्व द कम्युनिटी, उनको सर्व करना पड़ा कम्युनिटी को। ये एक स्टोरी है जो देश को पता नहीं है कि हमें गवर्नमेंट ने हेल्प की, हमने ही अपने भाइयों की हेल्प की। हाँ, गवर्नमेंट ने इतना किया कि उनको रिलीव कर दिया दफ्तरों से, जिससे उनको तनख्वाह मिली, और वो 20-25 आदमी काम कर रहे, उसमें ही मैं एक आदमी था जो अच्छा। मैं रिलीव हुआ। और अच्छा। मैं रिलीव हुआ और मेरे को फर्स्ट नोडल ऑफिसर भी बनाया गया गवर्नमेंट उस टाइम पे कि हेल्प करने के लिए। तो हमने यहाँ पे तब तक हम यहाँ लड़े, और हम मुफ्ती मोहम्मद सईद उस टाइम होम मिनिस्टर थे। हाँ। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये बोला था उस टाइम कि इनको पानीपत और सोनीपत और रोहतक के ऊपर टेंट लगवा दिया जाए, अच्छा। और वी फॉट लाइक ए टाइगर, हम यहाँ लड़े सबके सब, और हम उसमें जॉर्ज फर्नांडिस से मिले, उससे सक्सेस हुए। तो हमें कम्युनिटी सेंटर दिल्ली के जो दिल्ली के अंदर जो एरियाज है जहाँ पे वो शादी ब्याह के लिए बारात घर बनाते हैं, वो जी। उन जी। बारात घर में 15-16 बारात घर हमें मिले गए। उसके अंदर माइक उनको लोगों को शिफ्ट किया, तो हमारे में दिल्ली में 16 बारात घर रहे। जम्मू में टेंट लगे, और दिल्ली में ये रहा। वो इसलिए कहा कि सेंटर नजदीक था, अब यहाँ लड़ाई हो रही थी, जी। हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही थी, इसलिए हमारे को वोट मिले वहां। तो उस दिन से 16 मार्च से फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई दिल्ली में, और दिल्ली के बाद जम्मू में। तब 3 महीने के बाद पता लगा कि हमारे को एक रजिस्ट्रेशन भी इनका नाम लिखना है कि ये वहां से अप्लाई करें। इस मकान से निकाले गए, इस मकान में रहते थे कश्मीरी पंडित, और अभी दिल्ली में इस कैंप में रहते। ये आप डेटा 1990, ये आप 1990 की बात कर रहे हैं। 1990 की बात कर रहा मैं जो देख रहे हैं हमको लोग, मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज आपसे और सुनना चाहता हूं। जब ये हुआ 1990 का, उस वक्त कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहे होंगे तकरीबन, और उसमें से कितने छोड़कर बाहर आए थे या उनको निकाला गया था? कोई एक। डेटाज डेटाज ये आपकी बात, तो आपका क्वेश्चन सही वाजिब है। तो वो डेटा अनप्रिडिक्टेबल, पता नहीं लग रहा था क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब थी, पता नहीं लग रहा था कितने रह रहे। मगर जब हमने रजिस्ट्रेशन 14 मार्च को स्टार्ट 15 मार्च के बाद स्टार्ट की यहाँ पे दिल्ली में, तो पता लगा कि 52,000 के करीब जम्मू में परिवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ, 52 से 60,000 का, हाँ। और 20,000 का इनिशियली दिल्ली के अंदर हुआ। तो 80,000 का रजिस्ट्रेशन हो गया था तब तक। ये 80,000। होना शुरू होना 80। होना शुरू 80,000 फैमिली होना शुरू हुआ था। दैट टुक, वो उसको करते करते 6 महीने लग गए। हम्म। तो गवर्नमेंट के मशीनरी नहीं थी हाँ, काम लेकिन करने। मैं उसका मैग्नीट्यूड समझना चाह रहा हूं कि 80,000 फैमिलीज थी, हाँ जी। तो एवरेज 3-4 लोग एक फैमिली में चार रहते चार हैं। चार 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 लोग पांच रहे हैं। चार पांच चार पांच चार पांच ऐसे करके था। तो 4-1 लाख 5-1 लाख आदमी और हाँ। तब तक रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। और हमारी पॉपुलेशन इतनी है, 5 से 6 लाख की पॉपुलेशन, 7 लाख तो की ये पॉपुलेशन। तकरीबन सारे ही बाहर आना पड़ गया सारे था सबको। ऑलमोस्ट बाहर आ गए थे, सारे गांव से विलेजेस से सब निकल के आ गए। 99.99% सारे लोग बाहर आ गए थे, एक्सेप्ट वो रह रहे थे वहां पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट उस टाइम थे, जो वहां काम करते थे। इवन आप सरप्राइज करेंगे, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स भी थे, हाँ। इंजीनियर्स थे, हम्म। बैंकों में काम करते थे, LIC में काम करते, वो सब निकल के आ गए। LIC के दफ्तर बंद हो गए, गवर्नमेंट के बैंक बंद हो गए, यूको सारे नेशनलाइज बैंक बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। कुछ नहीं था वहां पे, सब एम्प्लॉयज बाहर आ गए थे, और बैंक भी बंद हो गए वहां पे कितने कितने महीने तक, 8-9 महीने। एक चीज बतलाइए, जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरियां और कंपनियों की नौकरियां, इन सब में कश्मीरी पंडित ज्यादा थे। क्या ये भी एक वजह थी मुस्लिम कम्युनिटी के हार्ट बर्न की, कि कश्मीरी पंडित सारी ताकत की जगहों पर काबिज हैं? ऐसा कुछ नहीं, था? अब आप हिसाब लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। 60 लाख की पॉपुलेशन है मुसलमानों की अभी कश्मीर में, और जी। हमें 4-5 लाख, 4-5 लाख और 60 लाख का एवरेज देख लीजिए। अगर एक ऑफिस के अंदर 5 कश्मीरी काम करते तो मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी के कम से कम 50 तो होंगे। हाँ। अगर डोगरा डोगरा कम्युनिटी भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, हाँ। उनके भी 50-60 आदमी हो गए। हमारे को तो
के हिसाब से देखा तो अब तो एक 1% भी नहीं थे ठीक। उनके, हम तो ठीक। 1% भी पॉपुलेशन नहीं थी। हाँ। ये जो मिथ फैला रखी है, ये मिथ जो फैला रखी है, ये हो सकता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के, डोगरा कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के लोग नहीं हो वहां पे, सारी कम्युनिटी के लोग काम करते थे। हर एक ब्रांच के अंदर 3 कश्मीरी पंडित हो सकते हैं, हम्म। 4 हो सकते हैं, हम्म। बाकी 100 आदमियों के अंदर तो 80 आदमी तो कश्मीरी मुस्लिम एंड सिख एंड हाँ। डोगरा भी होंगे उसके अंदर। ये तो बहुत बड़ा मिथ है। ये तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे एवरेजली तो आपको खुद ही पता लगा, हमारे पास आदमी नहीं थे, पॉपुलेशन नहीं थे, तो कहाँ जॉब करते। देख। मैंने कहा ठीक। कि बैंक बंद हो गए थे मिल्टनसी की वजह से, एलआईसी बंद हो गई थी, हम्म। नेशनल बॉडी बंद हो गई थी, बिकॉज ऑफ मिल्टनसी बंद हो गई थी, तो हाँ। वो भी छोड़ के आ गए थे। ठीक। मैं असल में जितने किस्म के मिथ हैं सब पे खुलासा करना चाहता हूं ताकि जी आपसे जी सुन सकूं मैं उस बारे में। जी जी। एक चीज और बतलाइए कि वहां पर आप कह रहे हैं डोगरा भी थे, वहां पे सिख भी थे, दूसरे लोग भी थे हिंदू कम्युनिटी के, तो वहां से भगाया गया केवल कश्मीरी पंडितों को, बाकी कम्युनिटी को नहीं भगाया गया? सिर्फ कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके भगाया गया, टू मेक ए मुस्लिमाइजेशन विद इन द स्टेट, विद इन द लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मुस्लिमाइजेशन स्टेट बनाया जाए, बिकॉज उनका जो एजेंडा था वो था पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व था। हाँ, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जब वहां डोगरा थे जो मुस्लिम नहीं थे, सिख थे जो कि मुस्लिम नहीं थे, गैर कश्मीरी पंडित और हिंदू कम्युनिटी के लोग रहे होंगे जो कि मुस्लिम नहीं थे, इनको नहीं हाँ, भगाया गया? नहीं उनको भी, सिख कम्युनिटी को भी बहुत टॉर्चर किया गया, वो भी निकल के आए, हमारे पंडित भी निकले, और सिख कम्युनिटी के लोग भी, जो माइनॉरिटी के सिख वहां रहते थे, उनको भी निकाला। तो उसका हिसाब किताब है कि थोड़े दिनों के बाद संग्राम पूरा हुआ, उसमें भी सिख मारे गए। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ हुआ, वहां पे भी कम से कम 40-50 सिख मारे गए थे उस टाइम। अच्छा। उनको भी कत्लेआम किया था, उनको भी टारगेट कर रहे थे वो हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर ये टारगेट था, अदर देन मुस्लिम हम्म। जो रहता है, हम्म। they should be taken out from the threat, they हम्म। should be called get out from this place. That was the motive and agenda of that हम्म। that अब अब हम आ जाते हैं सुनील की जो कैंप्स वगैरह बने दिल्ली में, विवाह घर में रखा गया, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, कोई एक कमीशन या कमेटी ऐसी बनी थी जो आपकी प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ था कश्मीर में उसका कोई मुआवजा देने के लिए कोई सरकार ने कोई प्रोग्राम कोई बनाया कमेटी था? नहीं बनी, कोई कमेटी नहीं बनी आज तक, ना कोई कमीशन बना, उसको अवॉइड किया गया। ये मुझे नहीं पता क्यों प्राइम मिनिस्टर, हर हर कंसेसिव गवर्नमेंट ने क्यों इसको अवॉइड किया। दिस इज रियली वेरी सैड। आज तक कोई कमीशन नहीं बना, कोई कुछ नहीं बना, आज तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, पार्लियामेंट डेलीगेशन एक दो बार 2010 में गया या 12 में गया मिलने के लिए, दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट इट्स अनफॉर्चुनेट टू सी कि आपने एक कमीशन नहीं बनाया आज तक कि भाई जिसको ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर केस हमने डाला, हाँ। तो मोटो वहां पे गए, ह्यूमन राइट कमीशन, वो केस आज भी चल रहा है, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। और प्रॉपर्टी का केस हमने भी 10-15 साल के बाद एक डाला था वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आज तक चला जा रहा है। वो भी अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उसको ट्रांसफर कर दिया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ, मतलब हाई कोर्ट की तरफ कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब शॉर्ट में है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रधानमंत्री ने कोई कमीशन बनाने की कोशिश नहीं की, एक्सेप्ट पॉलिटिकलाइजेशन यूजिंग द कश्मीर एंड कश्मीरी पंडित इन देयर वोट बैंक पॉलिटिक्स। दिस हैज हैपेंड एंड हैपेंड। अब ये बतलाइए मुझको सुनील कि 9 साल से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं जी। और 370 और कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, इट हैड ऑलवेज बीन वेरी डियर टू देयर हार्ट। वो या भाजपा जनसंघ के समय से इन मुद्दों को उठाते रही है। जी तो जी अभी 370 को खत्म भी किया गया। मैं आपका एक वीडियो देख भी रहा था कि 370 खत्म होने को आप एक बहुत बड़ा स्टेप मानते हैं, लेकिन सरकार को भी 9 साल हो रहे हैं। इन 9 सालों में आपने रिप्रेजेंट किया होगा जरूर, मेरा मानना है कि भाई कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टी गई वहां पे डिस्ट्रेस सेल करना पड़ा, जला दी गई, उसके मुआवजे के लिए कुछ किया जाए, भरपाई के लिए कुछ किया जाए। इस सरकार का क्या रुख रहा 9 साल में? देखिए, मैं इसके पीछे थोड़ा सा, एक मिनट आपको 5 मिनट पीछे ले जाऊं। इत्मीनान से। 2003 और 4-5 के अंदर मैंने इस बात को आवाज उठाई थी। एज ए चेयरमैन और एज ए प्रेसिडेंट मैं बहुत लड़ा था, और मैंने उनको कहा कि हमारा जला हुआ मकान, बिका हुआ मकान और मकान इंटैक्ट जो कब्जा कर लिया है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो एक रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू किया जाए, और उस कार्ड के अंदर जला हुआ मकान, गली का नाम, बिका हुआ मकान और उसका अंदर नाम आना चाहिए।
तो मैं उसमें थोड़ा सक्सेस हुआ था उस टाइम। और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था और हमने किया था। मगर जब जैसे जैसे प्रोसेस में करता रहा कि मनमोहन सिंह सरकार चली गई थी, तो अडवाणी जी की सरकार आई थी। अडवाणी जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि नादी मर्ग हो गया था। 29 या 30 मार्च 2001 या 2 की बात है। हाँ तो उस टाइम जब नादी मर्ग हुआ था, तो उसमें उन्होंने इस बात को, मैंने कहा था उनको, अडवाणी जी को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने कहा हमारी की आइडेंटिटी, व्हाट आइडेंटिटी वी आर कैरिंग विद अस, हमारे पास तो कोई आइडेंटिटी है नहीं। हमारे पे एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दे दिया, रिलीफ कार्ड दे दिया, आपने पकड़ा दिया, बट दैट इज नॉट, हमारा मकान है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, ये है वो, और हमारा अपना मदरलैंड है, हमारे मंदिर है, हाँ सबसे बड़ी हमारे मंदिर है, हमारे पूजा स्थल है, हमें उसको देखना है। उसके बगैर हमारे अपने शमशान भूमि है, हमारे घर है वहां पे, हमारा अपना मिला हुआ है। तो ही अंडरस्टूड ऑन दिस थिंग। उन्होंने हमारे को एक ऑर्डर किया, एक लेटर लिखी कि आप एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए दोबारा कश्मीरी पंडितों की। तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन अपने लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रेसिडेंट करनी शुरू की। जी उसमें मैंने जब की, तो उसके बाद हमने वो पुटअप की मिस्टर फर्नांडिस को भी, हमने अडवाणी साहब को भी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी, मगर करते करते उनकी गवर्नमेंट फिर निकल गई, चली गई, और जी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट है। बट हाँ आई टेल यू, मनमोहन सिंह साहब ने भी उस बात को समझा और उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको चला। फिर हमने शीला दीक्षित को दिल्ली में दी, वो सारी करके, तो हमें एक रजिस्ट्रेशन कार्ड अनाउंस किया गया जिसमें बक्का होगा। मगर वो सबको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। मगर कुछ कार्ड इस्तेमाल हुए, करीब 5 से 8-10 हजार फैमिलियों को वो कार्ड मिले, मगर वो अच्छा कार्ड काम अधूरा रह गया। अब जो बात 370 की अभी हटी, जो पॉलिटिकल एजेंडा था हम्म, फॉर द भारतीय जनता पार्टी, हाँ जिस दिन ये 370 हटा था, तो कश्मीरी पंडितों की लहर फैल गई थी, खुश हो गए थे हम कि एक 370 का एक मुद्दा था वहां पे, ये हट गया, तो हाँ, समानता में हम सब आ गए हैं, देश की हाँ समानता में आ गए। हाँ तो मैं बहुत वेरी क्लियरली बोला था, 2 चीजें कही थी मैंने। मैंने हाँ कहा था कि आज वहां का जो हमारा खर्चा होता था वो कम हो जाएगा, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, हाँ वहां के लोगों को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान के पीछे, हमारे पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, कश्मीर के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, ये मैंने बोला था। बट मैंने साथ में एक चीज और बोली थी, आज का दिन हमारे को ईद और दिवाली की तरह मनाना चाहिए। हाँ क्यों? क्योंकि हमें जब वापस जाना है वहां पे, हम्म, रहना तो उन्हीं के साथ है, हम्म, रहना तो उन्हीं के साथ। तो हमने कहा ईद, तो वो भी उस पार्ट में रहेंगे और हम भी इस पार्ट में रहेंगे, हम्म, इसमें रहेंगे। हम्म, हमने एक डिमांड उस टाइम रख दी थी, उससे पहले थोड़े दिनों पहले कहा था कि हमें सेपरेट होमलैंड भी दिया जाए, हम अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा गुस्सा था लोगों को कि भाई क्यों हम उनके साथ रहे, जिन्होंने हमें निकाला, जिन्होंने हमारे लोगों को मार दिया, चुन चुन के मार दिया। हाँ ये भी एक दिमाग में बात हुई थी। हाँ पर 370 हटने से अब उसके बाद मैंने ये कोशिश की थी, और हमारे कई लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन, अब हमने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन बना दी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बना, हर स्टेट के, हर दिल्ली एनसीआर में बना दी हमने। 100 आदमियों की, 200 आदमी जहाँ इकट्ठा रहते हैं, उनकी एक वेलफेयर, हम सब इकट्ठा हुए और हमने बात कही, हाँ इसका टर्म द रेफरेंस तो बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ हमारा रिटर्न कैसे होगा, हाँ हमारी आइडेंटिटी कैसे वहां रखी जाएगी, हाँ हम वहां कैसे अपने पूजा स्थल और मंदिरों को संभाल सकते हैं, हाँ उसका केयर टेकर और हाँ उसका कस्टोडियन हम्म, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं हो सकती, हाँ आर्मी नहीं हो सकती, हम्म, उसका कस्टोडियन अगर हो सकता है, वो हो सकता है कश्मीरी पंडित, जब वो कम्युनिटी वहां वापस जाएगा। कम्युनिटी वो होगी जो कस्टोडियनशिप की जो हमारी ऑनरशिप है, वो हमें अभी तक नहीं मिली। एक चीज मुझको वो बताइए, जो आप सेपरेट होमलैंड की जो बात कर रहे थे, आप इसको हाँ, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी के भीतर ही बात कर रहे थे कि कहीं और बात कर रहे थे? जब जम्मू कश्मीर कश्मीर के अंदर हमने अपना नक्शा दिया था कि कश्मीर के अंदर हमारे को रखा जाए, ये एक हाँ प्रोसेस चला था, बहुत लंबा चला था प्रोसेस रहा, क्योंकि लोगों को गुस्सा है अभी भी, हम्म लोग रहना नहीं चाहते, उनके साथ वहां पे रहना नहीं चाहते। बट अब देश में 370 हटने के बाद, हाँ जब 370 हटा, तो अगर चीज चेंज हुई, उसके लिए राउंड टेबल मीटिंग होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री की तरफ से, हम्म लीडरों को बुलाना चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब ने 2 राउंड टेबल मीटिंग की थी हाँ कश्मीरी पंडितों के साथ, लीडरों के साथ। वो हम्म राउंड टेबल मीटिंग अभी तक हुई नहीं। एक राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी संपूर्ण कश्मीर, और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, पनून कश्मीर, हाँ ये अब ऑर्गेनाइजेशन बन गई काफी। तो उन सब ने मिलके कहा, तो एक राउंड टेबल मीटिंग हुई थी कि हमें क्या, तो उन्होंने कमेटी बनाई थी 2019 में, हम्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी 2019 में।
हाँ, वो कमेटी में भी अगर आप डालेंगे सुनील शक्कर कमेटी, उसमें भी मेरा नाम है, और जी 10 आदमियों के नाम दिए थे, 11 आदमियों के, जी मगर वो भी, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी नहीं बना, इस वजह से वो भी खारिज हो गई। उसके बाद 370 भी आ गया, 370 के बाद भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तक बने नहीं है। जब तक टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेंगे तो कोई बात समाज के अंदर फैलेगी नहीं, डिस्कशन होगा नहीं, जब तक समाज से डिस्कशन करेंगे नहीं। 370 हटने के बाद का मतलब है कि कश्मीर पूरा विलय हो गया कश्मीर का, मगर कश्मीरी पंडित का वहां पे रहना, कश्मीरी पंडित का वहां पे इन्वॉल्व होना, कस्टोडियन बनाना, वो 370 के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आना चाहिए था, और जो जाना आना चाहिए। जो नहीं आया, वो अभी नहीं हुआ है। और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है उसके बाद से जी, इस मैंने अभी डायरेक्शन में। रिसेंटली, अभी मैं रिसेंटली आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, लोग ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, शॉप चला रहे हैं, जो हमने काम नहीं किया वो भी करना पड़ रहा है, कई चीजें। तो मैंने एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर को बोला कि मेरे को ऐसा ना लगे कि विदाउट कश्मीरी पंडित कम्युनिटी कश्मीर इज इनकम्प्लीट, हाँ। विदाउट कश्मीरी पंडित कम्युनिटी कश्मीर इज इनकम्प्लीट। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे थोड़े दिनों के बाद कहना, विदाउट कश्मीरी पंडित इंडिया इज इनकम्प्लीट नाउ, हम्म, जी बिल्कुल। बिकॉज क्या हम रिफ्यूजी बन के रहेंगे क्या ना। इंटरनली? मेरे को एक बात का बहुत दुख है, इस बात हाँ। को, देश इस पे चुप रहा। वी हम्म। आर नॉट माइग्रेंट, हम्म। वी आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। बिल्कुल। और जो उन्होंने माइग्रेंट वर्ड लगाया, ये पलाई, ये हमारी जॉब के माइग्रेंट नहीं है, बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से, जी। महाराष्ट्र से लोग दूसरे स्टेटों में माइग्रेंट काम करने जाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, हाँ। वो माइग्रेंट नहीं है। हाँ। हमारे पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, मॉरल एक तलवार गिराई गई, जिसको पे एक पूरे हिंदुस्तान को, ये कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर से बाहर निकाल दिया। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बतलाइए मुझको, ये माइग्रेंट वर्ड पहली बार का किसने यूज किया था ये? ये तो गवर्नमेंट ने उसी टाइम यूज कर लिया था, वीपी सिंह के टाइम पे उन्होंने माइग्रेंट वर्ड डाले, बिकॉज मुफ्ती सईद वाज द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और हाँ। उन्होंने माइग्रेंट वर्ड डाल दिया उसके अंदर। आप लोग कहाँ से माइग्रेंट हो गए? दिस इज व्हाट आई, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, एंड हाउ कैन इट पॉसिबल, वी आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, वन शुड कॉल अस इंटरनली नहीं, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दूसरा, कश्मीर। दूसरा मैं देखता हूँ यूनाइटेड नेशंस जो हैं किसी भी देश में इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल टर्मिनोलॉजी यूज करती है किसी भी मुल्क करेक्ट, के लिए। आई एग्री विद यू, आई हम्म, एग्री विद यू। ये नहीं, ये कोई दिस इज, ये कोई आपकी डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी। you see, you have to establish India back in Kashmir, you have to आपको इंडिया को एस्टेब्लिश करना है कश्मीर में, अब आपको कस्टोडियनशिप हमें वापस देनी है, आपको हिंदू वो मातृभूमि हमें वापस देनी है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। तब बनेगी मॉरल ड्यूटी जब एक कमेटी बनाएंगे, आप हमें बिठाएंगे, हमसे बात करेंगे, राउंड टेबल मीटिंग होगी, हमारे व्यूज लेंगे, हमारे सजेशन लेंगे, उसमें सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी, उसका एक रेफरेंडम बनेगा, उसके बेस पे काम हो सकता है, नहीं तो ये काम नहीं हो सकता, लेकिन वेरी सुनील, डिफिकल्ट। मैं इसको सरसरी नजरों से पढ़ते आया हूँ। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को मैं पहली बार इतने खुलासे से इसको समझ रहा हूँ। मुझको इस बात की हैरानी हो रही है कि दिल्ली में कई सरकारें आई और चली गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनमें से किसी ने कोई ऐसा राउंड टेबल करने का, बात करने की, कहीं कोई होमलैंड की बात, किसी और तरह से रिहेबिलिटेशन, वापसी, सिर्फ ठोस काम किसी ने नहीं किया। सिर्फ 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 मनमोहन सिंह ने 2 राउंड टेबल मीटिंग कराई थी। फिर मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर जो थे, वो अहीर, मिस्टर अहीर मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी सब ऑर्गेनाइजेशन 2019 में, एक कमेटी बनी थी, बस उसका उसका टर्म्स एंड रेफरेंस नहीं बन पाया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जामा नहीं फैलाया, उस वजह से वो फेल हो गई। फिर 370 जब 2019 नहीं 2017 में बनी थी वो कमेटी, और 2019 5 अगस्त को जब ये हुआ था तो हम खुश हो गए थे। हाँ। जब 2019 के बाद भी आज तक उसका टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं आया। इसलिए मैं अपील करता था, प्रधानमंत्री को मैं अपील करता हूं कि अगर जब 370 आपने हटा दिया है, हाँ। तो आप हमारे को हमारा कस्टोडियनशिप जो कश्मीर का है, कस्टोडियन मैं बता रहा हूं, कश्मीर का कस्टोडियन जी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की सरकारें नहीं हो सकती, बिल्कुल। कस्टोडियन वहां के लोग हो सकते हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हो सकते हैं। जो हमारा कस्टोडियनशिप में हमारा लॉस हुआ है, वो हाँ। हमें वापस दिया जाए और हमारे हाथ में दिया जाए। हम सोचेंगे हमें वहां कैसे रहना है, हमें हाँ। हमें कस्टोडियन को समझना है, हमें किस लिहाज से रहना है, हमें किस देश के साथ कैसे रहना है, हमें कैसे आगे भी कैसे सेक्रीफाइस करना है देश हाँ। बनाने के, कश्मीर बनाने के लिए। हाँ। वो जो चीज है वो मिसिंग है। उस मिसिंग के लिए मैं प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को
मैं प्रधानमंत्री से कहता हूँ, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भी कहता हूँ कि मैं उनसे डिमांड करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी कस्टोडियनशिप के लिए राउंड टेबल मीटिंग बुलाई जाए, जिसके अंदर ये बात होगी और हमसे बात करके उसका एक एक वे फॉरवर्ड निकाला जाएगा कि हम कश्मीर को पूरा वहां पे कैसे अंजाम, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कैसे आगे चलाएं। बिल्कुल। एक चीज ये बताइए, जॉर्ज फर्नांडिस को जब मिनिस्टर बनाया गया था, कश्मीर अफेयर्स का एक पोर्टफोलियो बना के उनको दिया गया था, वो भी किसी किनारे नहीं पहुंच पाए थे। वो रिलीफ रैबिलिटेशन तक काम किया था उन्होंने, रिलीफ अच्छा। रैबिलिटेशन तक काम सही चल रहा था, मगर उसके बगैर वो पॉलिटिकली कुछ नहीं कर पाए। ठीक वो ठीक। भी पॉलिटिकली नहीं कर पाए, जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम कश्मीर के हालात बहुत खराब थे। हम्म, सिलेक्टिव किलिंग सरदारों की, हम्म, सिलेक्टिव किलिंग कश्मीरियों की हाँ होती जा रही थी। और अभी देखिए ना, सिलेक्टिव किलिंग रिसेंटली भी हुई है। हाँ, हुई एम्प्लॉय है, जो वहां प्राइम मिनिस्टर में गए, उनमें चुन चुन हुई के है। मिस्टर मित्रों को मार दिया, भट्ट को मार दिया, धीरे धीरे पंचायती राज के सरपंचों को मार दिया, धीरे बिल्कुल। धीरे करके तो मार रहे हैं। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ना हाँ, ना, मिलिटेंसी थोड़ी कम हो गई, पत्थरबाजी कम हो गई, हाँ मगर मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे वर्ड को समझिए सुनील जी, कस्टोडियनशिप जब तक आप नहीं देंगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। बिल्कुल। जब तक आप कस्टोडियनशिप का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे कश्मीरी पंडितों का, हमें हाँ ना पार्लियामेंट जाने का शौक है, ना हाँ हमें असेंबली में जाने का शौक है। हमें हाँ। कस्टोडियनशिप पंचायतों से ही नहीं मिलती है, कस्टोडियनशिप एक मीटिंग से होती है, जिसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओ की जाती है और एक हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज किया जाता है। वो मिसिंग है अभी। अब एक चीज बताइए सुनील मुझको, कि ये 370 के साथ में जो कश्मीर का रीडिवीजन किया गया है, जो अलग अलग तीन हिस्से बना दिए गए हैं, इससे इन तीन हिस्सों से कश्मीरी पंडितों की वापसी का रास्ता मजबूत होता है कि कमजोर होता है? अभी अभी हमारा रास्ता ना मजबूत होता है ना कमजोर होता है। अब किसी रास्ते पे हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे से बात ही नहीं की गई है तब से लेके आज तक। दे आर देमसेल्फ डूइंग ऑल दिस थिंग, दे आर नॉट टॉकिंग टू, उन्होंने अभी तक किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात ही नहीं की है। एक रिप्रेजेंटेशन से जब तक आप बात नहीं करोगे, कस्टोडियन वहां के रहने वाले लोगों से बात नहीं करोगे, उसमें सिख भी आते, हम भी आते, मैं नहीं कहता उसमें मुस्लिम भी आते हैं, मैं नहीं कहता वो नहीं आते, मगर जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यानी नथिंग इज गोइंग। जो जो आप बोल रहे हैं, मुझको उसमें एक बड़ी हैरानी हो रही है और सदमा भी पहुंच रहा है, कि आप लोगों की किस्मत का फैसला बिना आपसे बात किए तय हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल हमारे से बिना बात किए सारा अपने आप ही डिसीजन ले रहे हैं, अपने सारी चीजें करें। अच्छा, फिर एक बात वो भी है, वो करने के बाद भी किसी ने हमारे दुख और दर्द को, जो डेली रूटीन में हम लोग हिंदुस्तान के अंदर, हर स्टेट के अंदर हम एक रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, इंटरनल डिस्प्लेस की तरह रह रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ने हमसे पूछा नहीं। इसीलिए मैंने बोला था 370 के अंदर, एक और वीडियो में मैंने बोला था, आज का दिन यूनिटी का दिन मानना चाहिए। हाँ हर स्टेट असेंबली के अंदर हर चीफ मिनिस्टर को इस 370 के ऊपर यूनिटी, एकता का दिवस बनाना चाहिए। जब 370 हटा था, वो भी मैंने अपील की थी सब चीफ ठीक मिनिस्टर को। ठीक। अब स्टेट के अंदर जितने हमारे, जैसे बॉम्बे, जयपुर है, महाराष्ट्र है, जहां जहां कश्मीर रहते हैं, बेंगलोर है, वहां पे वहां के चीफ मिनिस्टरों को हमें बुलाना चाहिए था। एक चीफ मिनिस्टर ने भी एक कस्टोडियनशिप में एक वो नहीं किया। हम तो एक हिसाब से कश्मीर के, हम तो एक हिसाब से आज की डेट में, आज की जैसा, अगर अगर 370 हटाया और कस्टोडियन अभी हम नहीं है, तो हम मेहमान ही हैं देश के अंदर। तभी तो मैंने बोला कि कश्मीरी पंडित, विदाउट कश्मीरी पंडित कश्मीर इज इनकम्प्लीट। क्या? ऐसा ना हो मुझे कहना पड़े कि कश्मीर, विदाउट कश्मीर इंडिया इज इनकम्प्लीट। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक चीज मुझको बताइए, आप लंबे समय से देख रहे हैं इसको, हिंदुस्तान में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रही, अलग अलग लीडर्स रहे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं रही, लेकिन उनका कश्मीरी पंडितों के बारे में एक स्टैंड था। आपको क्या याद पड़ता है कि कौन सी पार्टीज ने, कौन से लीडर्स ने कश्मीरी पंडित के मुद्दों को उठाया, और किन पार्टीज ने और लीडर्स ने पूरी तरह से ओवरलुक कर दिया, कि जैसे कश्मीरी पंडित एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं? सारी political party have failed us except individually some leaders have. There's number one is Kedarnath Sahani as a हाँ nationalist. Other हाँ। is Rajesh Pilot, late Rajesh Pilot, who अच्छा। has done. Subodh Khan Sahai, he हाँ was another person who did it at that time. हाँ। And Arif Mohammad Khan, Arif Mohammad Khan is a fourth person. अच्छा। इन्होंने पर्सनल लेवल पे हमको बहुत हेल्प की, अदरवाइज वी हैव नॉट बीन लुक्ड आफ्टर बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, ये जरूर है कि सरदार मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारी बात को सुना, काफी बातों को सुना। राउंड टेबल मैंने कहा उन्होंने बुलाया था, उनको उनको दुख था इस बात का। अटल बिहारी वाजपेयी ने और अडवाणी साहब ने हमें बुलाया, ये मैं बात मानता हूं, मगर कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया। जी।
हम किसी कंक्लूजन पे, क्योंकि हमारे को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कस्टोडियन नहीं बनाया। एक स्टेट, एक सेंटर में स्टेट, स्टेट और नेशन के अंदर एक कमेटी होता है, उसका जॉइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्टर में बैठता है। होम जी मिनिस्टर में जॉइंट सेक्रेटरी बैठता है, जो स्टेट और देश सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। हाँ वी हैव नॉट बीन, हमें आज तक उस स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी, हेड ऑफ द स्टेट जो कोऑर्डिनेशन करता है, आज तक नहीं बुलाया। वो एक बार बताता, हमारी बात सुनता, और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर में चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, चाहे के गुजराल थे, कि उस बात को रखते दे, या देवी गौड़ा साहब थे तो वो रखते, कुछ नहीं रखा गया सर। मैं सुनील एक बात को सुनकर बड़ा ही हैरान हूं कि कश्मीरी पंडित, जो कि कश्मीरी मामलों के आज सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स में से एक हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वहां पे रह गई है, उसके अलावा कश्मीरी पंडित सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लाखों हैं, और इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। इनको कोई कंसल्ट नहीं किया जा रहा है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनसे कोई बातचीत नहीं है। तो ये मुल्क की डेमोक्रेसी किस्म की है, मैं हैरान हो रहा हूँ। ये सर वही तो मैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो 6-7 हजार एम्प्लॉय वहां काम करते हैं, अगर एम्प्लॉय सिर्फ देश को, कश्मीर को ठीक कर सकते तो फिर बाकियों की जरूरत ही क्या है। इसलिए एम्प्लॉयज के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, वो उनको, वो वहां पे रह रहे, चुन चुन के मारे, एम्प्लॉयज के लिए भी कुछ नहीं किया। आज की डेट में गवर्नर साहब वहां पे एम्प्लॉयजों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मगर जो मेजर लोग हैं, जो एक स्टेट एंड सेंटर का जो कोऑर्डिनेशन है, वो मिसिंग है सर, दैट इज मिसिंग। वो तब तक नहीं होगा जब तक एक लार्जर बेस कमेटी नहीं बनेगी, राउंड टेबल मीटिंग नहीं होगी। हमारे पे विश्वास रखा जाएगा, हमें गवर्नमेंट पे विश्वास रखना पड़ेगा, और हमारे को जोड़ना जाएगा। हम भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो करेंगे, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो करेंगे, तभी कश्मीर की वापसी पॉसिबल है। नहीं तो ये वापसी, वापस होने की कस्टोडियनशिप हमें नहीं मिल सकती है सर। मैं और एक वोट, और जी एक पॉइंट और है, जी अगर कश्मीर में कल इलेक्शन होने के चांस हैं, जी ये मैं बहुत बड़ी बात है बताना, कश्मीर में, हाँ और जब कश्मीर में इलेक्शन, कल का इलेक्शन होने के चांस है, हाँ दिस इलेक्शन विल ऑल्सो बी कॉल्ड इनवैलिड, हाँ बिकॉज हमारा आज तक कहीं पे भी नाम दर्ज नहीं किया। हाँ अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम्म ने अभी रिसेंटली कहा कि हम 5 पृथ्वीराज रोड पे, अब कौन जाएगा 5 पृथ्वीराज रोड पे जी अपना नाम दर्ज कराने के लिए? आप इलेक्शन कमीशन में पूरे देश के अंदर घर घर जाके करते हैं, हाँ घर घर जाके उनका नाम लिखते हैं, उनका डेटास बनाते हैं। हम्म हमारा डेटा बनाने, भाई पृथ्वीराज रोड के ऊपर बनाने के लिए डेटा बनेंगे? हम्म डेटास के, क्योंकि डेटा ही नहीं है कश्मीरी पंडितों का, कहाँ पे किस स्टेट के अंदर कहाँ रह रहा है, ना किसी चीफ मिनिस्टर को पता है, ना उनको पता है, वो डेटास मिसिंग है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो आज का इलेक्शन है वो भी मिसिंग है, वो हम्म, भी इनवैलिड माना जाएगा। विदाउट कश्मीरी पंडित पार्टिसिपेशन इट विल बी इनवैलिड। हाँ ये भी एक, और आई एम फीलिंग वेरी सैड कि ये भी अपीसमेंट पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी की ड्यूटी बनती थी कि हाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी का हेल्प, वो लुक आफ्टर करे, वो बिल्कुल भी मिसिंग है। हम्म सेकंड, वो भी मिसिंग है। हम्म, ये जो मैं फिर बोल रहा हूं, जितना पावर वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी को कस्टोडियन बना के रखने की आपकी इच्छा है गवर्नमेंट की, तो हाँ आपको मिनॉरिटीज को भी कस्टोडियन बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर सरदार भी आते हैं और कश्मीरी हाँ पंडित मेजर आते हैं। हाँ मैं ये अभी दो बातें समझना चाह रहा हूँ सुनील आपसे। एक तो ये है कि कश्मीर में जो दो पॉलिटिकल लीडर मायने रखते हैं, जो मुझको बाहर से दिखते हैं, एक है फारूक अब्दुल्ला और एक है महबूबा। क्या इनसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी आपकी बात हुई? बहुत बार बात हुई है, कई बातें बातें हुई हैं। जब सोच साहब थे तब भी बात हुई, जब गुलाम नबी आजाद है तब भी बात हुई, महबूबा से भी बात हुई। अब आज कश्मीरी पंडित कुछ ग्रुपों में उनके साथ मिल भी गए हैं, हम्म, कश्मीरी पंडितों के, उनके, उन्होंने वो अपने पार्टी में भी ज्वाइन करा ली हैं, कोई उन्होंने वो भी कर लिया है। बट दैट वो भी कुछ नहीं कर सकते, मैं वेरी ओपनली बता रहा हूँ। ना महबूबा मुफ्ती जी कुछ कर सकती हैं, ना फारूक अब्दुल्ला कुछ कर सकते हैं, ना गुलाम नबी आजाद जी कुछ कर सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी का। ये तब होगा, सब कुछ होगा, वापसी, हम्म, इज्जत, रिस्पेक्ट, हम्म, प्यार, मोहब्बत, हम्म, देश के लिए और कश्मीर के लिए तब हो सकता है जब आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को कस्टोडियन डिक्लेयर करेंगे कश्मीर का। ये आप जो कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट। आप जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस भेज दिया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को इतने साल वहां रहने के बाद, जी। पार्लियामेंट ने आपको डिसअपॉइंट किया, हाँ जी। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर्स ने डिसअपॉइंट किया,
आपको लगता है कि कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस हालत में नहीं है कि कोई मदद आपकी कर सकें? तो ये रास्ता शुरू कहाँ से होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई बहुत ही पक्के इरादे वाला, बुलंद इरादे वाला कोई हो तो शुरू होगा? देखिए, सबने निराश किया, आपकी बात बिल्कुल सही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, जो ये एंड में प्रधानमंत्री ने प्रयास बोला है, उस प्रयास की जरूरत है कश्मीर के लिए। उस हम्म। प्रयास के लिए प्रधानमंत्री साहब को, मिस्टर मोदी साहब को, हमारे को अपने कॉन्फिडेंस में लेके कस्टोडियनशिप देनी पड़ेगी। प्रयास हम सब मिलके करेंगे, तभी कश्मीर की कोई समस्या दूर हो सकती है। कश्मीर पूरा, कश्मीरी पंडितों की कोई बात सुनी जा सकती है। सुनील, एक बात बतलाओ कि 9 साल हो गए हैं मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बने हुए, आप उनके दिए हुए एक स्लोगन को बड़ी इज्जत के साथ पेश कर रहे हैं, मैं मानता हूं आपके भरोसे को। लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने क्या किया जिससे आपका भरोसा बढ़ा हो? अभी तक हमारे को वैसा कुछ नहीं किया। तभी तो मैंने कहा कि ये राउंड टेबल मीटिंग कर सकते थे, वो इन्होंने 9 साल में की नहीं। नहीं। उन्होंने हमारे को बुला सकते, उन्होंने हमें बुलाया नहीं, हमसे बात की नहीं हुई। ये मिसिंग है, सब चीजें सब ये मिसिंग नौ है। मैं अब मैं ये मैं 1 मिनट साफ समझना चाह रहा हूँ, इन 9 सालों में आपकी प्राइम मिनिस्टर से बात मुलाकात नहीं हो पाई है? कोई मुलाकात नहीं हुई प्रधानमंत्री से। 9 सालों में कश्मीरी पंडितों से प्रधानमंत्री कोई की कोई एक भी बात प्रधानमंत्री नहीं ना हुई? होम मिनिस्टर से बात हुई। होम मिनिस्टर साहब एक बार मिले थे जब कश्मीर प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तो उन्होंने जाके कुछ कश्मीरी पंडितों से वहां मिले थे। वहां मिलने गए थे जो वहां के रिफ्यूजी, यहाँ दिल्ली से रिफ्यूजी बन के अमेरिका गए, वो यहाँ कोई 2-3 आदमी मिलने आए थे, उनसे मिले थे हम। अभी तक यहाँ के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रधानमंत्री ने ना होम मिनिस्टर ने अभी तक बुलाया। जो जो 2017 में एक मीटिंग हुई थी, उसको कंटिन्यू करना चाहे, वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। वो राउंड टेबल मीटिंग कंटिन्यू नहीं हो पाई जो 2017 में हुई थी। वो एक स्टेट होम मिनिस्टर थे, मिस्टर अहीर थे तब, उसके उन्होंने बुलाई थी, वो डिसबैंड हो गई। अगर वो बार बार बुलाते तो एक कॉन्फिडेंस ब्रिज क्रिएट किया हुआ बिल्कुल, होता। बिल्कुल। सुनील, मैं आपकी बात को ठीक से समझा हूं या नहीं दोहराना चाह रहा हूं। आपका कहना है अमेरिका में बसे हुए कुछ एक कश्मीरी पंडित आए थे या प्रधानमंत्री वहां गए थे, उस वक्त प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात हुई थी, जी जी। बस उतनी ही? हाँ, उतनी मुलाकात हुई थी, फिर वो यहाँ आए थे, यहाँ के वो होम मिनिस्टर से फिर मिले। प्रधानमंत्री से अमेरिका में कोई मिले थे? प्रधानमंत्री साहब से, जो जिस सबका प्रयास, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो देश के अंदर बोला जा रहा है, उस प्रयास में कश्मीरी पंडितों को आज तक प्रधानमंत्री साहब ने हमें नहीं बुलाया किसी भी राउंड टेबल पे, किसी भी मीटिंग में आज तक। मैं और हद हम तक हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार हमसे बात की जाए। आपको पता लगेगा ग्रास रूट के ऊपर कि कश्मीरी पंडितों की सोच क्या है और वो देश के लिए क्या सोचते हैं। वो नहीं पता लगा अभी तक। मैं एकदम ही हक्का बक्का हूं आपकी बात सुनकर, क्योंकि मुझको ये लगता था कि भाजपा जो है, नरेंद्र मोदी जो हैं, ये कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े हिमायती हैं, ऐसा लगता था मुझको। पार्टी भी लगती थी, नेता के रूप में मोदी भी लगते थे। लेकिन अगर उन्होंने आप लोगों से मिलने का समय भी नहीं निकाला है तो मुझको थोड़ी हैरानी है और ज्यादा सदमा है इसके लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप लोगों को अपनी अपने हक वापस मिले, अपनी जगह, अपने मंदिरों, अपने इलाके में वापस जाना मिले, उसके ऊपर हक मिले। और आप लोग मेहनत करके जिस तरह से कामयाब हैं, और मुझको शर्मिंदगी है हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी पर कि वो अपने देश के इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों को, जो आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं, उनको ये माइग्रेंट कह रही है। तो मुझको इस डेमोक्रेसी पे शर्मिंदगी है, और मुझको इस डेमोक्रेसी पर यह भी शर्मिंदगी है कि 10-10 साल, 10-10 साल एक एक प्रधानमंत्री रहते हैं, एक एक सरकार रहती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आगे नहीं बढ़ पा रहा है कहीं भी। तो ये बड़े सदमे की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है बाकी तमाम हिंदुस्तान के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ सर, प्रेस से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रेस हमारे को हेल्प करे, प्रेस जी, हमारी बात पहुंचाए जी, कोने कोने में, और हमें कस्टोडियनशिप वापस दी जाए।
हमारी इज्जत हमें वापस दी जाए और हम अपने अपने अपनी एक आइडेंटिटी में हिंदुस्तान में जिए। कोई भी आइडेंटिटी माइग्रेंट आइडेंटिटी होती नहीं है, कोई भी नेशनल आइडेंटिटी डायरेक्ट मिलती नहीं है। हमारे को रीजनल आइडेंटिटी हमारी वापस चाहिए, हमारा अपना वस्तु चाहिए। हमारे लोग मारे गए, कष्ट, हमारे मार्टियर्स, सारे मार्टियर्स हो गए, सारे लीडर चुन चुन के लोगों को मार दिया, उनकी फैमिली दरबदर है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इससे रिक्वेस्ट है कि हमारी अपनी इज्जत हमें वापस दी जाए। ये प्रेस से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें हेल्प किया जाए इसके। बहुत शुक्रिया सुनील, आपने समय दिया, इतने खुलासे से सब तमाम बातें बतलाई। मेरा दिल्ली आना होगा तो मैं आपसे चाय पीने आऊंगा। आप शुक्रिया। मैं आपका आपका छत्तीसगढ़ आना हो तो आपका स्वागत है यहाँ पर, जब भी। मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं शुक्रिया कम्युनिटी से भी आपको मिलवाऊंगा जब आप जी। आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।